गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज है 22 जून 22 जून। तो आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो आपके सामने इस प्रकार है। अपना आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रहे लाल, मुरसान और हिल्सा का संबंध किससे है। यानी लाल, मुरसान और हिल्सा क्या है जो हाल ही में न्यूज में रहे हैं। पहला ऑप्शन है मंगल ग्रह के क्रेटर हैं, शनि के छल्ले हैं, बृहस्पति के नए उपग्रह हैं या शुक्र ग्रह के कोई ज्वालामुखी है। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल के क्रेटर। हाल ही में चर्चा में रहे हैं लाल, मुरसान और हिल्सा, ये तीनों के तीनों ही मंगल ग्रह के खोजे गए क्रेटर है। अब बात आती है क्रेटर क्या होते हैं। दो ज्योग्राफी में आपने दो चीजें पढ़ी होगी, एक है क्रेटर, एक है काला डेरा। क्रेटर और काला डेरा। क्रेटर और काला डेरा एक संरचना होती है, झील नुमा संरचना है। देखिए आपको मैं चित्र में दिखा देता हूं क्या होता है क्रेटर और काला डेरा। ये जो दिख रहे हैं आपको गड्ढे, इन्हें बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। तो हाल ही में चर्चा में रहे लाल, मुरसान और हिल्सा, तीनों की तीनों क्या है? मंगल ग्रह के क्रेटर। देखो मंगल की सतह पर हाल ही में खोजे गए 3 क्रेटर का नाम प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय किरण भौतिकी विज्ञानी स्वर्गीय देवेंद्र लाल और उत्तर भारत के मुरसान और हिल्सा शहरों के नाम पर क्या रखा गया है। ये दोनों जो शहर हैं मुरसान और हिल्सा, यूपी के शहर है मुरसान और हिल्सा, उनके नाम पर इनका नाम क्या इन क्रेटरों का नाम क्या रखा गया है? मुरसान और हिल्सा। तो क्वेश्चन आ जाए कि मुरसान, हिल्सा और लाल तीनों क्या है? मंगल ग्रह के क्रेटर है। क्रेटर की संरचना इस प्रकार की होती है, दिख गई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है मालाबार नदी महोत्सव 2024। मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? मालाबार नदी महोत्सव एक महोत्सव मनाया जाता है, उसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है अपने पास केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है नई दिल्ली। अगर किसी ने पढ़ा हो तो मालाबार नदी है वो भारत के केरल राज्य में बहती है। तो मालाबार जो महोत्सव है, नदी महोत्सव है, वो केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। जून के महीने में आयोजित नहीं किया जाता, अगले महीने में आयोजित किया जाएगा, लेकिन हाल ही में ये चर्चा में रहा है। तो मैं बता देता हूं आपको, मालाबार नदी महोत्सव है वो केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो मालाबार नदी महोत्सव है वो 25 जुलाई से 28 जुलाई तक 25 जुलाई से 28 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मालाबार नदी महोत्सव 2024 इस जुलाई में केरल के सफेद पानी की धाराओं में आयोजित किया जाएगा। सफेद पानी का अर्थ होता है झरनों से नीचे गिरने वाला जो पानी है मालाबार नदी का, उसमें आयोजित किया जाता है। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है आने वाले एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन तो कंफर्म है जो हवाई युद्धाभ्यास है उनसे पूछा जाएगा। तो हाल ही में एक हवाई युद्धाभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और डी है श्रीलंका। इन चारों में से एक देश है जो हाल ही में आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। तो वो कौन है? इंडिया। भारत आगामी महीनों में आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। तो देख लीजिए तरंग शक्ति क्या है। भारत की एयरफोर्स द्वारा आयोजित होने वाली एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, मतलब कि बहुराष्ट्रीय का अर्थ होता है जिसमें एक से ज्यादा देश भाग लें। तो इस तरंग शक्ति में लगभग 10 से ज्यादा देश भाग लेंगे, जिनमें कुछ देशों के नाम है जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, ये प्रमुख देश है जिसमें भाग लेंगे। भारत इस युद्धाभ्यास की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। चलो इसके बाद में देखो युद्धाभ्यास से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है उनके मैं आपको यहाँ पे नाम बता देता हूं। सबसे पहला युद्धाभ्यास है जिसका नाम है संप्रति, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित होता है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? युद्धाभ्यास का नाम दे देगा और पूछ लेगा ये युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है।
पहला है संप्रति, जो किस किस के मध्य होता है, भारत और बांग्लादेश। दूसरा है मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। तीसरा है मैत्री, भारत और थाईलैंड। चौथा है वज्र प्रहार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा, इसके बारे में कोई भी पढ़ता है तो कंफ्यूजन होता है कि युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास नामक एक युद्धाभ्यास होता है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आयोजित होता है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आपको तो इसको इंग्लिश में याद रखना कि जो युद्धाभ्यास एक्सरसाइज होती है वो किस किस के मध्य होती है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में। नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया। आने वाले एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नोमैडिक। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चर्चा में रहा हुआ क्वेश्चन है नोमैडिक, भारत और मंगोलिया के मध्य। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास, भारत और इंडोनेशिया। और शक्ति युद्धाभ्यास, भारत और फ्रांस। ये भारत के जो प्रमुख युद्धाभ्यास है जो चर्चा में रहते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, वो प्रमुख है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कल पूरा हुआ है, 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वसुधैव कुटुंबकम के साथ योग, स्वयं और समाज के लिए योग, मानवता के लिए योग और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। देखो मैं आपको बता दूं, वर्ष 2023 की जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, और जो वर्ष 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वो है आपके सामने स्वयं और समाज के लिए योग, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अब मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसको मनाने की जो शुरुआत हुई है वो 2014 से प्रारंभ हुई है। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है 2014 में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव यूएनओ को भेजा जाता है, और यूएनओ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। ठीक है, देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। दिख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में स्कूली बच्चे इनके साथ योग कर रहे हैं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून ही उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसको मनाने की शुरुआत 2014 से हुई। लगभग 177 देशों ने इस पर सहमति जताई और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। ठीक है जी, संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको मान्यता दे दी है। आगे चलते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है उससे पूर्व अपन महत्वपूर्ण जो दिवस है उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से दिवस है जो महत्वपूर्ण रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो प्रमुख दिवस है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो है मतदान दिवस। मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही पर्यटन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को, इसी 23 जनवरी को अपन पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम, कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। इसके बाद में थल सेना दिवस 15 जनवरी, प्लस पोलियो दिवस 4 जनवरी। इसके बाद में जो प्रमुख दिवस है वो है विज्ञान दिवस 28 फरवरी। डॉक्टर सीवी रमन की याद में भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में महिला दिवस 8 मार्च। इसके बाद में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अनेक ऐसी घटनाएं हो रही है जिनके कारण पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, इसलिए पृथ्वी दिवस भी आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस। इसके बाद में इधर आ जाइए आप, विश्व योग दिवस अपन ने पढ़ ही लिया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। इसके बाद में विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। हरियाणा दिवस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन, हरियाणा दिवस। इसके बाद में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। बाल दिवस सबको पता ही है, चाचा नेहरू की याद में मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं इनमें से एक। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके साथ राशिद खान, ऑप्शन नंबर बी है रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन नंबर सी है मुथैया मुरलीधरन और ऑप्शन नंबर डी है संदीप लामी
छाने। तो जो राशिद खान है वो T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले सबसे तेज खिलाड़ी बने थे। फर्स्ट नंबर के सबसे तेज खिलाड़ी बने थे कौन? राशिद खान, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक तेज गेंदबाज हैं। इसके बाद में रविचंद्र अश्विन, मुथैया मुरलीधरन और संदीप लामिछाने। इनमें से जो संदीप लामिछाने हैं नेपाल के जो तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने ये T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले क्या बन गए? गेंदबाज बन गए हैं। तो ध्यान रखना संदीप लामिछाने। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं अपन। जो संदीप लामिछाने हैं वो नेपाल क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो आपको फोटो दिख रही है। इनके बारे में क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, संबंध अच्छे हैं, इस वजह से यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेपाल के घातक स्पिनर बोला जाता है इनको, संदीप लामिछाने। इन्होंने 2 विकेट चटका के अब की बार की जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। किस फॉर्मेट में? T20 में। T20 में क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट मैच भी होता है, वनडे होता है, T20 होता है। तो T20 में सर्वाधिक दूसरे सबसे तेज गेंदबाज जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं वो कौन बन गए? संदीप लामिछाने। और पहले कौन थे? राशिद खान। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप आंसर कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय की जो नया परिसर है उसका उद्घाटन किस राज्य में किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का एक पुनर्निर्मित भवन बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया है, वो किस राज्य में किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है केरला, ऑप्शन नंबर सी है बिहार और डी है यूपी। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के नालंदा में ही नालंदा जो विश्वविद्यालय था प्राचीन समय में जिसको अपने एक सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बख्तियार खिलजी, उन्होंने जला के राख कर दिया था, नष्ट कर दिया था, उसी के जस्ट पास में ही वापस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी है। किसने? भारत सरकार ने। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। लगभग 10,000 से ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, उससे पूर्व इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही है। नालंदा विश्वविद्यालय का नवीन भवन कहां पे बना है? बिहार राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल आपके आ सकते हैं, इसलिए अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना हुई है वो तीसरी से लेके 5वीं शताब्दी के मध्य हुई है। तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी के मध्य। कैसे 5वीं शताब्दी के मध्य? धीरे धीरे कार्य प्रारंभ हुआ, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, अनेक राजा है उन्होंने निर्माण कराते गए, और जो नालंदा विश्वविद्यालय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त को माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को जो नवीन भवन है उसकी डिजाइन बीवी दोषी ने इसकी जो नवीन जो कैंपस बना है उसकी डिजाइन तैयार करी है। इसी के साथ अपन बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? 1190 में बख्तियार खिलजी ने इसको जलाकर खत्म कर दिया था। जब भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक आया उस समय बख्तियार खिलजी ने बंगाल का एक अभियान किया था। बंगाल अभियान से वापस लौट रहे थे, उस समय रास्ते में इनको नालंदा विश्वविद्यालय दिखा और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी जिसमें लगभग 90 लाख से ज्यादा किताबें थी, 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, उसमें आग लगाई। आग लगाने के कारण संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ और डिटेल्स हैं जो अपन इधर देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का जो नवीन भवन बना है वो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा बना है। संसद ने एक अधिनियम पारित किया, उस अधिनियम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना तीसरी से 6ठी शताब्दी के मध्य लगभग 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना कर दी थी। तो गुप्त जो शासक थे कुमार गुप्त, उन्होंने किसकी स्थापना कर दी? नालंदा विश्वविद्यालय की। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में अध्ययन किया। जो ह्वेनसांग थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, उन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी है। कब? 7वीं शताब्दी में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? इन ऑप्शंस में से
एक राज्य की जो पुलिस है उसने एक अभियान लॉन्च किया है, मिशन निश्चय। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है केरला, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और डी है यूपी। हाल ही में पंजाब जो पुलिस है उसने बीएसएफ के साथ मिलके एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन निश्चय। मिशन निश्चय का उद्देश्य क्या है, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पे जो अवैध तस्करी होती है, अवैध तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, मिशन निश्चय। मिशन निश्चय किसने लॉन्च किया है, पंजाब पुलिस ने। देख लीजिए मिशन निश्चय के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल ले लेते हैं अपन। हाल ही में पंजाब पुलिस ने और बीएसएफ ने मिलके एक अभियान लॉन्च किया है, मिशन निश्चय। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पे अवैध तस्करी को रोकना। पंजाब पुलिस ने बीएसएफ और वीडीसी के सहयोग से 15 जून से 21 जून तक फाजिलका जिला पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ 42 गांवों के निवासियों को ड्रग मांग और आपूर्ति पर खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एक सप्ताह का एंटी ड्रग अभियान, ये क्या है, एक एंटी ड्रग अभियान, ड्रग्स को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम क्या है, मिशन निश्चय। ये इनिशिएटिव ड्रग के खतरे को रोकने के लिए चलाया गया है और किसने चलाया है, पंजाब पुलिस ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम्स में इंपोर्टेंट हो सकता है। 21 जून और 22 जून के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो यहीं समाप्त होते हैं। इनमें से कंफर्म है 1-2 क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में मिल सकते हैं।